चलिए, तो आपका चैप्टर तो वही है, ठीक है, उसमें थोड़ी थोड़ी अंतर है। लेक्चर नंबर 4, ठीक है। आज का जो टॉपिक होगा कल लास्ट क्या किए थे बताइए, तो कहाँ पे थे? एक्सिस पे ना, और वो खत्म हो गया था। ठीक 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 है, स्पेशल केस किए थे। तो देखो बाबू, कल को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड आया था वो कितना आया था? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर, क्या बाबू ये आया था? अच्छा, एक और बाबू एक टॉपिक किए थे, ये तो किसी एक्सिस किसी पॉइंट पे था, ठीक है। और एक हमने टॉपिक किया था हम लोगों ने, वो किया था क्या कि सेंटर पे। सेंटर पे कितना आया था? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यही आया था ना। एक बार इसको फुल्ली प्रूफ भी किए थे और इससे भी इसको लाए थे, याद है ना, स्पेशल केस करके दोनों से किए थे। अब सुनिए ध्यान से, कल जो हम लोगों ने ये जो एक्सिस पे करा ना ये, और एक करा सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे, तो इन दोनों कंडीशन में अगर नंबर ऑफ टर्न्स, देखो अभी तक कल का जो टर्न था कितना था? एक सिंगल टर्न था। कितने मतलब करंट कैरिंग जो सर्कुलर कॉइल था हमारा वो कितना था? एक, ठीक है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ टर्न्स एक से अधिक हो जाए, आइए आइए टाइम पे आइए बाबू, जल्दी आइए। नंबर ऑफ टर्न्स अगर एक से अधिक हो, मान लीजिए 2 हो, 4 हो, 10 हो, इन जनरल n हो, स्मॉल n, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा? ठीक है, तो लिखिए तो स्टार लगा के। आज से, आज का टॉपिक मतलब आज यहां से ही आगे कैरी ऑन करते हैं। लिखिए, इफ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, स्टार लगा के लिखिएगा, इफ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न्स, फिर से लिखिए, इफ करेंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हैज नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू, लिखना इक्वल टू n, ठीक है बाबू। जैसे देख सकते हैं ऐसा कुछ हो, ऐसा देखो, ऐसा नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो? n, ऐसा बहुत सारा टर्न्स हो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखते हैं, n, तब नीचे से फिर लिखिए, उसके नीचे से द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस। देखिए कुछ नहीं होगा, एक की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड हुई है, ठीक है। कहां पे? इसके एक्सिस पे किसी पॉइंट पे, ये नहीं निकाले थे कल, जो सेंटर से कितनी दूरी पे था? x, और इसकी रेडियस कितनी थी बाबू? r। तो चाहे नंबर ऑफ टर्न्स जितना आप कर दो, रेडियस बदलने वाला नहीं है, x बदलने वाला नहीं है, तो एक के वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड, तो n टर्न्स के वजह से क्या हो जाएगा? n से गुना हो जाएगा, ओके। तो b इक्वल टू आपका आ जाएगा म्यू नॉट n i, देखो नंबर ऑफ टर्न्स यहां गुना हो गया, और बाकी फॉर्मूला वही रहेगा, r स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये लिख लीजिए जो मैंने अभी अभी घेर ये रेक्टेंगल के अंदर लिखा है, इसको लिखिए।
ठीक है, अब एक्सिस पे तो बात कर लिए, फिर सर्कल वाला सेंटर वाला भी बात कर लेते हैं। तो लिखिए नीचे से फिर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। इस केस में सेंटर पे क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको भी देख लेते हैं। तो एक टर्न के वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड थी सेंटर पे, तो n टर्न्स है तो गुना हो जाएगा इसमें, तो आपका क्या आ जाएगा नया b म्यू नॉट ni अपॉन में 2r। तो बाबू इसको लिख लीजिए नीचे वाले को, जो सेकेंड लैंग्वेज लिखे है उसके नीचे में ये, ठीक है इसको, और फर्स्ट ये था। ठीक है, तो अपना ये टॉपिक होता है फुल्ली फिनिश्ड। ठीक है, खत्म हो गया। नेक्स्ट करें, रुक जाएं, लिखिए। चलो अब आगे 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अभी अभी बनाइएगा, कोशिश करना बनाने का न्यूमेरिकल। देखिए क्वेश्चन है, लिखिए तो क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। डायग्राम में O आपको दिख जाएगा, एट पॉइंट O इन द गिवन डायग्राम। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इन द गिवन डायग्राम। डायग्राम्स कर देना, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट, तो इसमें क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन का पहला डायग्राम ये है, जो पहला इसके लिए आपको निकालना, और दूसरा एक और देंगे आपको। ठीक है, तो इधर देखो, एक ये है आपको, और दूसरा है क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। तो यही क्वेश्चन है, इन दोनों के लिए आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड किस पॉइंट पे निकालना है, तो O पॉइंट पे, दोनों में O दिखाया हुआ है। देखते हैं कितना बच्चा दिमाग लगा पाता है। आप देखेंगे बोर्ड का ये PYQ उठा के बाबू इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया है, वो लैंग्वेज में लिखा भी है, मैं डायरेक्ट आपको डायग्राम से क्वेश्चन दे दिया।
चलो एक बना के मैं दिखाता हूँ, दूसरा तुम लोग बताना, ठीक है, कोई बात नहीं है। सादा आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे आपको लगाना है। इधर देखिए, देखो इधर सॉल्यूशन। पहले प्लीज इधर ध्यान देना बाबू, बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर है, वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी है। बेटा ध्यान से देखना, सुनना, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्या क्या चीजों की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो एक है आपका हाफ सर्कल, दिख रहा है, एक हाफ करंट कैरिंग कर सकते हो कि सेमी सर्कुलर शेप का करंट कैरिंग लूप है, और दूसरा एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का आपको वायर वाला है। ठीक है, मैंने दोनों टॉपिक आपको पढ़ा दिया है। याद होगा वायर वाले के लिए क्या था फॉर्मूला, याद है उसका स्पेशल केस, एक था इनफाइनाइट और एक था सेमी इनफाइनाइट, याद है ना बेटा। तो सेमी इनफाइनाइट में क्या था, एक एंड पता था जिसके पास में पॉइंट था और दूसरा एंड इन्फिनिटी तक, याद है ना। तो उसके लिए आपको इस ये हो गया, देखो ये पूरा जो हो गया सेमी इनफाइनाइट लीनियर करंट कैरिंग, मतलब ये कह सकते हो कंडक्टर वायर हुआ। एक है सेमी सर्कुलर, एक सर्कल के लिए सेंटर पर, देखो ये पूरा अगर कंप्लीट होता था एक सर्कल के सेंटर पर कभी भी लिखे थे कितना था, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, उसका आधा, उसका आधा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2r/2 मतलब 4r, समझ में आ रहा है, वो हो जाएगा। तो ये आपका हाफ के लिए हो जाएगा, ये हाफ करंट कैरिंग जो आपका सेमी सर्कुलर लूप है इसके लिए। और ये सेमी इनफाइनाइट के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, मैंने क्या पढ़ाया था, बोलो तो क्या है, 4π। ये तो सेमी सर्कुलर के लिए। ये सेमी इनफाइनाइट वायर वाला वो भी पढ़ाए हुए हैं, देखिए आप, नहीं तो हम तो करेंगे, देखिए आपके कॉपी में है, म्यू नॉट आई अपॉन 4π ए, समझ आ रहा है, सेमी इनफाइनाइट का। और इनफाइनाइट का क्या होगा, 2π ए, क्या होगा देखो, म्यू नॉट आई अपॉन 2π ए, है ना सारा। हाँ, तो सेमी इनफाइनाइट का आपका हो जाता है 4π। अब मेन फॉर्मूला क्या है बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन में मेन फॉर्मूला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, 4π ए इंटू क्या है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बेटा ध्यान से देखो, सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है, एक एंगल 0 और दूसरा एंगल क्या हो जाता है 90 डिग्री, याद है। तो देखो यहां पर तुम एक एंगल 0 डालोगे, एक एंगल क्या डालेंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1, लेकिन 0 वाला क्या हो जाएगा 0, तो 1 से गुना करोगे तो क्या इतना ही ना बचेगा। तो बस आपको अब दोनों वैल्यू पता हो चुका है, अब हम लोग लगा लेंगे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो ध्यान से इधर, तो इसके वजह से जरा देखो तो डायरेक्शन किधर, बताओ करंट किधर है, पहले सेमी इनफाइनाइट वायर में देखते हैं करंट किधर है, ऊपर की तरफ। इसके डायरेक्शन में क्या रखना बताए थे, थंब, ठीक है, और इसको घुमाना है, ठीक है, इसको कर्ल करना है। तो बताओ तो सेंटर पे किधर जाएगा, इनसाइड, तो इसके वजह से किधर जाएगा इनसाइड। अब बेटा इसको देखो, इसको ध्यान से देखना। मैं बात कर लेता हूं पहले कल का टॉपिक का भी। कल का टॉपिक क्या था, इधर देखना, ये है करंट कैरिंग, ऐसा था याद है, कल भी कहे थे, डीएल ले रहे थे ना इसी में। तो ये बाहर की तरफ है, ये ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे करंट बाहर रहते। तो सुनना, लूप में आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में किसको घुमाना है, ये पूरे थंब को नहीं, पूरे ये कर सकते हो चारों 4 फिंगर्स को जो एक्सेप्ट देन द थंब, इसको कर्ल करना है। तो देखो लूप के डायरेक्शन में करंट कैसा था, देखो ऐसा, इसमें इसको कर्ल किया था, थंब किधर लोकेट कर रहा है, इस साइड। याद होगा कि आपको कल हम लोगों ने जो ये वाला एक्सिस पे जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, उसकी नेट डायरेक्शन किधर, इधर ही मिला था ना। याद होगा डीबी साइन थीटा सब ये वाला जोड़ना था, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो रहा था, कैंसल। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो हमको आया था वो इधर ही आया था। तो देखो डायरेक्शन भी बता रहा है हाथ से। ये जैसा करंट, याद रखिएगा सेमी सर्कुलर के केस में, मतलब कि करंट कैरिंग लूप के केस में आपको इसको घुमाना है, और ये बताएगा आपको क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और वायर में करंट की डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, ओके। तब देखो यहाँ पर इसके वजह से किधर था, इनसाइड, और ये बताओ इसके वजह से किधर जाएगा, तो घुमाओ, ये देखो सेमी सर्कुलर, मतलब ये है ना सेमी सर्कल, कैसा जाएगा
इनसाइड। तो दोनों वजह से वो पॉइंट पे किधर जाएगा, इनसाइड। और जब एक ही पॉइंट पे दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इसको आप कैसे जोड़ते हो, स्केलर की तरह कैसे जोड़ते हैं, स्केलर। कोई हमको वेक्टर एडिशन लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल समझिए एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और एक 20 न्यूटन का फोर्स और लग रहा है, तो बताओ टोटल कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स। तो अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो दोनों स्केलर की तरह सीधा जुड़ जाता है। कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जो पढ़े है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं वायर की वजह से भी किधर जा रहा है, इनसाइड, और सेमी सर्कल की वजह से भी किधर जा रहा है, इनसाइड। मतलब इस पॉइंट पे दोनों की वजह से किधर होगा, इनसाइड। मतलब दोनों की वजह से इनसाइड है तो एक ही डायरेक्शन है, तो जोड़ देंगे, जो वैल्यू आएगा वो मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड। समझ में आ गया। तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द मैग्नेटिक फील्ड, लैंग्वेज में मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन को, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ठीक है, ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर लूप। ये कितना हो जाएगा, तो अब ये भी निकाला था, ये हो जाता है, आपको पता है ये आ जाएगा, इसको B1 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए क्या होगा, क्यों ए, क्यों, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, ए, ठीक है। आर था तो डेरिवेशन में आर लिखे थे, यहाँ ए है तो ए, ठीक है। पूरे सर्कल के लिए क्या हो जाता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए। अगर हाफ के लिए कर रहे थे बटे 2 तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए, और ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड, ठीक है। इसी तरीके से आप लिखेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इसके वजह से कितना होगा बाबू, तो इसके वजह से आपका हो जाएगा, इसके वजह से हो जाएगा B2 लिख लेते हैं, इसको नाम देते हैं B2। कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई ए, ये भी होता है, याद है ना, अभी भी आपने कहा था 4 पाई ए, ठीक है। ये इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, इनसाइड। तो दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट आपको ए, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ है ना, सॉरी ए नहीं ओ, कितना हो जाएगा, B इक्वल टू B1 प्लस B2। तो आपका B कितना है, तो इस दोनों को जोड़ दो उतना आ जाएगा। तो B1 दिख रहा होगा, दोनों वैल्यू सेम ही है, तो 2 म्यू नॉट I अपॉन में आ जाएगा 4 पाई ए। आप काट दो 2 2 जा, तो B इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई ए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड। ये हो जाएगा हमारा आंसर फर्स्ट का। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाबू सिंपल सा बात है, ध्यान से देखना, फिर से मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपका, ठीक है। देखो हमें ये पूरी जो डायग्राम है इसके वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां निकालना था, ठीक है, समझना। तो हम इसको दो भागों में देख पा रहे हैं, एक क्या है सेमी इनफाइनाइट वायर और एक क्या है सेमी सर्कुलर लूप। सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नीट्यूड होता है वो B2 में यहां लिखा हूं, ये होता है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड ही होगा, ठीक है। और सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किधर होगा, तो वो तुमको हमने पहले लिखा है शायद, ये कौन सा लूप का है ना, कैरिंग सेमी से, हाँ ये है वायर का और ये है लूप का, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ये संयोग है, ठीक है। अच्छी बात है, मैग्नीट्यूड भी सेम आया और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो दोनों को जब हम नेट निकालेंगे तो आप देखो
नेट में हमने क्या करा है, दोनों को जोड़ दिया और देन उसके बाद जो दोनों का डायरेक्शन था तो जोड़ते हैं, दोनों जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इनसाइड। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। अब आप चलिए पहला सॉल्यूशन पूरे सभी लोग लिख लो। एक चीज किसी ने बताया नहीं कि यहाँ देखो, सॉरी, ये 4a ना पाई का है, यहाँ लगा रहे हैं हम लोग। इसको आप लोग सही कर लेना। तो जोड़ोगे तो थोड़ा सा ये आपको हम करेक्ट कर देते हैं। देखो देखो क्या, सॉरी, इसको एक सेकेंड रुक जाओ। b इक्वल टू b1 कितना है, देखो वो है म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, ठीक है, और प्लस म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a। तो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4a, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई पाई, ये ना हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनसाइड। ठीक है, तो अब लिखो। तो आप लोगों ने तो जिक्र करा नहीं कि सर बाय द मिस्टेक पाई लिख आ गया वहां। बताओ क्या होता है, सेमी सर्कुलर के लिए सेंटर पे कितना, म्यू नॉट आई बाई 2r, और बट्टे 2 करोगे तो 4r, तो 4a है यहाँ, 4a ना होगा, पाई कहाँ से आ गया। ये सब हम ही को ध्यान रखना है, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं। चलिए सेकंड वाला बाबू बना के आप लोग दिखाइए, जल्दी से इसको आंसर लिखो। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा। और क्वेश्चन हो सके तो न्यूमेरिकल आप लोग प्रीवियस ईयर का बनाना, दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। नीचे कर दें। इस चीज को आप इनसाइड लिखो, इनवर्ड्स लिखो, सब चलेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा कॉपी के प्लेन के इनवर्ड, ये यहां पर हो गया, यहां के लिए हो गया बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड। कुछ पूछना है, बोलो क्या हो गया। चलो हो गया ना सब लोग का, नहीं जल्दी करिए, छोटा सा तो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन भी छोटा सा है, जल्दी लिखिए।
जल्दी करो नहीं तो टाइम हो जाएगा, तुम लोग कहोगे टाइम हो गया। है ना मुस्कान, सर टाइम हो गया। फिर कहेगी है चलो जल्दी जल्दी उतारो, टाइम रहते जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है ना। चलिए ना ना कल नहीं तो ऐसे ही थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़े। तो बेटा इसको सॉरी इसको देखो, इसको बनाइए, सेकेंड पार्ट को बनाइए, तो इस पार्ट को इधर देखो प्लीज, कोशिश करिए सेकेंड वाला डायग्राम को बनाओ। आपको सेंटर ओ पर ही नेट मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है फिर से। म्यू नॉट आई इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r 4r 4a ना लिखा हुआ है उसके, लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग 4a ना, लेकिन डायरेक्शन इनसाइड इनसाइड। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा 4a बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इधर याद करो, इधर देखो, इधर बाबू वायर के अलोंग जो पॉइंट रहता है क्या, उस वायर की वजह से फिर उस पॉइंट पे फील्ड होता है। याद है एक स्पेशल केस कराए थे थर्ड, वो क्या था, 0 होता था, याद है। तो वायर की वजह से कोई फील्ड यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से। ठीक है, और वो हमको पता है कितना, अभी भी एक है ना बाय द मिस्टेक गलती लिख लिए थे, वही वाला लिखना है क्या, ये म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 4a, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो फिर से देखो किधर होगा, इनसाइड। ठीक है, तो खुद से कर लीजिए, लिख लीजिए क्या आ जाएगा, तो लिखिए, मैं लिखा दूं क्या सोल्यूशन, तो लिखो लिखो सोल्यूशन लिखा देता हूं दूसरा का, लिखो तो द मैग्नेटिक फील्ड, लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड का आंसर लिखवा रहे हैं, लिखिए द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ due to semi infinite current carrying wire, due to semi infinite current carrying wire is zero। ठीक है, अब फिर नीचे से लिखिए, नीचे से द मैग्नेटिक फील्ड at O due to current carrying semicircular loop, the magnetic field at O due to current carrying semicircular loop। तो देखो इतना बस आपको लिखना है, यहां तक तो मैंने लिखा ही दिया, ये लिखना है, देखो घेर रहा हूं, इसे आपको लिखना है सॉल्यूशन में, खत्म, बस इतना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, जो घेरा हूं वही, पता चले कि आंख बंद करके आगे का भी लिख रहे हैं, आगे का नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, हो गया। चलिए इधर देखिए, यहां पर ये सारा पार्ट होता है खत्म, मतलब वायोड सेवर्ट लगा जो भी एप्लीकेशन था आपके बोर्ड में के सिलेबस में मैंने करा दिया। आगे है हमारा जो सबसे अहम चीज है, याद होगा कुलम्ब्स लॉ में सर आपको पढ़ाए होंगे, मत कहना कि नहीं पढ़ाए होंगे, पढ़ाए जरूर होंगे। गॉस लॉ पढ़ाए थे, क्या था गॉस लॉ, एक भी स्टूडेंट जो anyone who tell me about the Gauss law in the electrostatics पढ़े है ना, नेगेटिव चार्ज होगा तो नहीं होगा, चार्ज, हाँ 1/ε0, ऐसे कहो कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द
1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, यहाँ देखो, जैसे वहां पे यहाँ वहां था कूलम्ब्स लॉ, यहाँ पे था बायोट-सेवर्ट लॉ, वहां आपको था गॉस लॉ, यहाँ एम्पियर सर्किट लॉ। ठीक है, तो अब वही पढ़ने जा रहे हैं, इसीलिए मैंने जिक्र करा उसका। ठीक है, तो देखिए एम्पियर्स सर्किटल लॉ, हेडिंग डालिए। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कितनी बार बोर्ड ने पूछा है ये। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू ये बात समझिए, गॉस लॉ लगाते थे हम लोग क्लोज्ड सरफेस एरिया पे। ठीक है, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल पे। ठीक है, तो लिखिए तो जरा इसके बारे में लिखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन इंटीग्रल, करेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन इंटीग्रल, म्यू नॉट टाइम्स करेंट इनक्लोज्ड बाय द लाइन इंटीग्रल। ठीक है, अब इधर देखिए, ये लॉ आपसे क्या बोला, ये लॉ बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, मतलब लाइन इंटीग्रल कहते हैं क्लोज्ड लाइन पे हम एक लाइन इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन ही करेंगे, इसमें क्या होगा, बी डॉट डी एल, याद रखिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये दो वेक्टर का क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, किसका किसका, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और डीएल वेक्टर। ठीक है, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, ये है आपका गॉस लॉ। जैसे आपका गॉस लॉ कहते हैं, सॉरी एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस लॉ वहां पर क्या देखे थे कि ई डॉट डी एस इक्वल टू आपका क्या होता है, क्यू इनसाइड या इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये आपका क्या था, गॉस लॉ। उसी तरीके से ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। ठीक है, लिख लीजिए, वो नहीं लिखना है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, वो आप पढ़े हुए हैं। अब हमें इसका प्रूफ करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो देखिए प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ध्यान से देखना बाबू। मान लो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, जो कि आपका इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का, ठीक है, इसके चारों, इसमें करंट कैरिंग, करंट मान लेते हैं आई। जरा बताओ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, याद करो, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, कैसा होगा, ऐसा है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप बनेंगे, है ना, छोटा सर्कल बड़ा सर्कल ऐसा चलता जाएगा। ठीक है,
तो एक उसमें से हमको लाइन इंटीग्रल मतलब क्या, एक क्लोज लूप हमको कंसीडर करना, प्लीज समझना। देखो ये क्लोज लूप हम कंसीडर कर रहे हैं इसमें, ये मैंने क्लोज लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब इस क्लोज लूप का अकॉर्डिंग मान लो इसका रेडियस r है, जो भी है इस लूप का, ध्यान से समझना, तुमको इसके अकॉर्डिंग चलना है। तुम dl जो लेंथ जैसे b डॉट dl कर रहे थे ना, तो dl तुम्हारी मर्जी है, जैसे लो, जिसका डायरेक्शन तुम ध्यान से देखना, जैसे ऊपर से देखोगे तो ये लूप ऐसा दिखेगा ना। तो देखो करंट की डायरेक्शन में इसको घुमाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आपको ले सकते हैं डीएल वेक्टर, वो आप पे डिपेंड करता है, या उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। तो ज्यादा बेहतर है कि हम किस डायरेक्शन में ले, हम डीएल वेक्टर ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में साथ साथ, ठीक है। तो जैसे ऊपर से देखोगे तो देखो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, ध्यान से समझना, और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। एक ही नहीं, बहुत सारे छोटा सर्कल बड़ा सर्कल सब बनेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, और बड़ा ऐसा चलता जाएगा। तो अब कोई एक लूप तुमने लिया है, उसमें ऐसा डायरेक्शन, ठीक है ना, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, समझ में आया। अब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या तो डीएल वेक्टर ले लो, ठीक है, तुम्हें ट्रेस करना, डीएल जो है कहते हैं कि डीएल वेक्टर हम उस पे लेते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है, जो हम चूज करेंगे, मतलब ऐसा चूज करें या ऐसा चूज करें, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अच्छा बेहतर होगा कि हम डीएल वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लोगे, जैसे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक क्लोज लूप माना, इस जगह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर बात करें तो कैसा होगा, टांजेंट डालो, टांजेंट ऐसा, ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस जगह कैसा होगा ऐसा, इस जगह कैसा होगा ऐसा, इस जगह कैसा होगा ऐसा, ये चलता जा रहा है। तो उसी डायरेक्शन में हम रिट्रेस भी करते हैं डीएल वेक्टर को, ज्यादा बेहतर है, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, अपना सुविधा आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पहले समझिए मैं क्या कर रहा हूं कि देखो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आई नीचे से ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, हमें पता होना चाहिए। मैं एक जगह दिखा देता हूं, ठीक है। अब समझना, यहां पे अगर मैंने डीएल वेक्टर मान लिया, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, और डीएल वेक्टर भी मैंने इसी डायरेक्शन में मान लिया, ठीक है। तो इन दोनों का बताओ अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स, ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या जानते थे, ये जानते हैं कि B डॉट DL इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I इनक्लोज्ड। तो बताओ तो इस क्लोज एम्पीरियन, इसको एम्पीरियन लूप कहते हैं, याद रखना, जैसे वहां गॉसियन सरफेस कहते थे, जिस पे एम्पियर्स लॉ लगाओगे उसको क्या बोलोगे, एम्पेरियन लूप, ठीक है। तब देखो ध्यान से, एम्पीरियन लूप आपका किस करंट को इनक्लोज कर रहा है, आई को, आई तो बह रहा है ना, तो डायरेक्ट आई इनक्लोज जो फॉर्मूला में मैंने लिखा दिया है, अब जो भी आई इनक्लोज होगा, यहाँ आई इनक्लोज क्या है आई, तो आई हम लिख देते हैं, ठीक है। इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको प्रूफ करना है तो LHS को लो, ठीक है, और वो हमारा क्या है B डॉट DL, ठीक है, यही ना। ये अगर प्रूफ करते हुए हम RHS ला देंगे तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूफ हो गया। तो ये देखो मैंने लिख दिया। अब देखो दोनों के बीच का एंगल कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री में बात कर चुका हूं, तो देखो B DL cos 0, ठीक है। तो यहां से आपका आ जाएगा B DL cos 0 का वैल्यू 1, ओके। देखते चलो, एक चीज बताइए, देखना जरा सा, इस लूप पे जहां भी तुम देख लो, इस जगह इस लूप पे जहां भी आप देखिए, मैग्नेटिक फील्ड जो भी वैल्यू होगा हर जगह इस जगह के इस लूप पे क्या होगा, कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह क्या है,
बराबर है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से कांस्टेंट क्या होता है, बाहर। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। अब देखो डीएल डीएल तुमने इसी लूप पे डीएल माना था, ये डीएल 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 सब जोड़ोगे तो क्या पूरा लेंथ नहीं आ जाएगा, वो कितना होगा 2 पाई आर। अगर रेडियस है तो आर तो 2 पाई आर, ये सरकमफ्रेंस पूरा। ओके, तो अब देखो यहां से क्या आएगा बाबू, ये बाहर आ जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन होगा डीएल का। ठीक है, ये आपका कितना आ गया 2 पाई आर, इंटीग्रेशन होके क्या आ जाएगा 2 पाई आर। अब बी देखो, किसी इनफाइनाइट लेंथ के वायर के लिए आर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती थी, मैं निकलवा चुका हूं, अभी तो जिक्र कर रहा था सेमी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वायर का कितना होता था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इस केस में दोनों एंगल कितना हो जाता था, याद है 90 डिग्री। अरे है ना, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो उस वैल्यू को डालो। देखो मैं यहां लिखता हूं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। देखो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट current carrying वायर कितना होता है, तो B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। आर यहाँ पर कितना है, तो हाँ स्मॉल आर लिए है ना, तो स्मॉल आर ले लेते हैं, जो लिए हैं वही ले लेते हैं। 2 पाई आर, इस वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पुट करो, B इक्वल टू B का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से लिख लो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर, यहाँ से आ गया 2 पाई आर, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ गया म्यू नॉट आई। जरा देखो यहाँ पर RHS कितना था, म्यू नॉट आई। LHS से उठे थे और कहाँ पहुँच गए हम लोग, RHS थे। हेंस इक्वल टू, हेंस आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, प्रूफ। ठीक है, तो अब ये पूरा लिख लीजिए। लिखिए नहीं। अभी नहीं लिखे हैं, ठीक है लिखो।
डायग्राम भी जरूर बना लेना साथ में। हो गया। और हो गया। यहां पर खत्म होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। इसका प्रूफ था और डेफिनेशन था जो हम लोगों ने जान लिया। बात नहीं करो, अब बात नहीं करिए। अब बाबू आगे जो है आपका क्या कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, इन अ क्लोज्ड पाथ, या नहीं भी मेंशन करो सीधा लाइन इंटीग्रल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल का मतलब ही होता है क्लोज्ड पाथ पे, ठीक है, इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्या क्या कहोगे पाथ, है ना, जो भी पाथ है वो चार्ज जितना इनक्लोज्ड करता है वही आपका हो जाएगा। ध्यान से समझना एक चीज और, कह सकते हैं कि इधर देखिए
एम्पियर सर्किटल लॉ क्या था ये देख लिया, उसका प्रूफ देख लिया, उसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जरा और उसको समझ लेते हैं। इधर देखिए, जब तक ब्रॉडली उसको समझोगे नहीं दिक्कत आएगा, कैसे लगाएंगे उसको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर देखिए, जैसे मान लो कि एक क्लोज पाथ है, कैसा भी क्लोज पाथ है, ठीक है, ऐसा ही मान लिए, ओके, किसी भी साइज एंड शेप का। इसमें अगर मान लो मैं एक करंट लेता हूँ, डॉट एक है, एक क्रॉस है, एक डॉट ले रहा हूँ, ठीक है, एक और करंट है आपका क्रॉस, ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ठीक है, एक करंट और है, ये I4 है, ठीक है। देखो टोटल कितने करंट है, 4। डॉट क्रॉस का मतलब समझते हैं, क्रॉस का मतलब क्या है, करंट किधर जा रहा है, ऐसा इनसाइड डायरेक्शन है, ठीक है। डॉट का मतलब किधर है, आउटसाइड। क्रॉस का मतलब फिर से इनसाइड है, यहाँ फिर से आउटसाइड। मैं कहूँ कि तुम्हें एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें लगाओ, तुम कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से। क्लोज पाथ एक है जिसपे आपको चलना है, रिट्रेस करना है, ध्यान से, इस पे यही एम्पिरियन लूप यही मानेंगे, ठीक है। इस पे तुम्हें चलना है बाबू, उसको सटा दो बनने से, आवाज आ रहा। अब देखिए इस पे आपको चलना है, ध्यान से समझो। या तो कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज चल सकता है या कोई क्लॉकवाइज चल सकता है, वो तुम पे डिपेंड करता है। मान लो सपोज दैट कि मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है, मैं कैसा चल रहा हूं, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलूंगा तो कहने का मतलब क्या कि डीएल जो तुम लोगे, ये डीएल वेक्टर के ऐसा लोगे, जहां भी लेना होगा ऐसा, यहां लेना होगा ऐसा। जैसे देखो यहां एक दो जगह दिखा देते, ये डीएल हो जाएगा ऐसा, डीएल वेक्टर पाथ पे लेते हैं हम लोग, ये डीएल वेक्टर, ठीक है, इस जगह पे, ओके, इस जगह पे ये डीएल वेक्टर ऐसा, ये डीएल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। कौन बात कर रहा है, बाहर बैठ लो, फिर चले जाएंगे तो चले आना क्लासरूम में। बात करने के लिए बाबू नहीं ना आते हैं, आप पढ़ाई करने के, शांति से सुनिए। अरे किताबों में तो बाबू सब लिखा है, वो तो घर पे बैठ के भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ आप आए हैं मेरी बात सुनने के लिए ही, उसी में दिलचस्पी नहीं है, बातें करेंगे तो उससे क्या फायदा मिलेगा, कोई फायदा मिलने जा नहीं रहा है। या फिर ऐसा कहो कि तुम जो करते हो, एक अच्छा टीचर का निशान, मतलब अच्छा इंसान हूँ इसीलिए मैं टोक रहा हूँ, अदरवाइज जिसको जो प्रोफेशनली पूरी तरीके से होता है ना, उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो तो और वाहवाही करके उसी में हाँ ही करके समय बिता के अपना चल देता है, जिसको सिर्फ पैसे से मतलब होता है। मैं अच्छा इंसान हूँ इसीलिए पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, ठीक है। एक दो बार और कहूँगा नहीं, फिर उसके बाद मैं भी उसी तरफ किसी में पढ़ा उड़ा के निकल जाऊँगा, वैसा बन जाऊँ, बताइए उसमें आप ही का घाटा है। वो वैसे टीचर आपका क्या करते हैं, मीठी छुरी से गला देते हैं, समझ में आता ना। हाँ, बच्चा को टीचर वो अच्छा लगते हैं, लेकिन बाद में जब बच्चा बड़ा होता है पीछे मुड़ के देखता है तो तब उसको याद आता है कि वो क्या किया था, समझ आया ना। लेकिन हमें दिक्कत ये ना है कि हम वैसे हैं नहीं, हम ईमानदार आदमी हैं, खुद के जीवन में भी तो अपने काम के प्रति भी ईमानदारी बरतते हैं, ठीक है। तो तुम्हें भी कहेंगे ईमानदारी बरतो आप भी, ठीक है बाबू। और ईमानदार इंसान वही होता है जो, जैसे कि वो ईमानदार का कहने का मतलब क्या, आप आए हैं यहाँ पढ़ने और पढ़ के अच्छे से ध्यान दे के अच्छे से कुछ सीख कर चले जाएंगे, वो आपके साथ और खुद के साथ आपकी ईमानदारी होगी। मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं टॉपिक अच्छे से पढ़ा के चला जाऊँ, मेरे खुद के साथ ईमानदारी होगी, ठीक है। और इसमें आप चीटिंग क्या होता है पता है, आए हैं पढ़ने गपशप मार के चल गए, चीट खुद किसको किए, खुद को ही वो वक्त तो निकल जाएगा, वो वक्त तो निकल जाएगा, वक्त फिर वापस नहीं आएगा, ठीक है। वक्त निकल जाएगा अपनी गति से। अरे क्या है, आज शुरू किया हूँ सिलेबस तो एक दिन खत्म हो ही जाएगी, लेकिन उसी में आपको मैं समझा इसलिए रहा ताकि पढ़ लेंगे तो आपका फायदा हो जाएगा, अदरवाइज तो खत्म ही होगा। और बात करने उधर ही बात कर रहे हो, मतलब पीछे बात करने से कोई फायदा नहीं होना है बाबू, आप ही के लिए बता रहे हैं, पढ़िए। तो अब देखो ध्यान से, अगर
कैसा रिट्रेस मतलब आपने ट्रेस कैसा किया है, क्लॉकवाइज, ठीक है। सुनना, अब तुम्हें क्या करना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने राइट हैंड को इसमें सारे पूरे में देखो ना, राइट हैंड का ही कमाल है, उसी से डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं। अब देखो राइट हैंड से आप इसको घुमाओ, जैसा ट्रेस कर रहे हो वैसा, इधर देखो इधर, अगर कोई बच्चा ऐसा ट्रेस कर रहा है वो ऐसे घुमाएगा, और जो बच्चा ऐसा ट्रेस करेगा वो ऐसे घुमाएगा। तो ऐसे जो घुमाएगा तो देखो तुम्हारा ये वाला डायरेक्शन किधर जा रहा है, इनसाइड। तो जितने इनसाइड वाले करंट है उसको क्या लोगे, पॉजिटिव, आउटसाइड वाले को क्या लोगे, नेगेटिव। यही करना है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन ब्रॉडली नहीं करूं तो सिर्फ उतने से एम्पियर सर्किटल लॉ आपको समझ नहीं आएगी स्टेटमेंट से, ठीक है। किताब उतना ही लिख देता है। अब देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। मैं क्या बोला कि आप लगाओगे बी डॉट, बोलो डीएल, बी डॉट डीएल, यही तो था। यहां पर क्या था बताओ, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज्ड। इस एम्पीरियल लूप के अंदर में कितना आई इनक्लोज्ड है, तो कौन कौन है देखो, तो ये I4 क्या इसके अंदर है, नहीं। तो कौन, इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। तो सबसे पहले ये तो मैं भरवाने के लिए दिया था, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको देखो 3 ही करंट है जो इसके अंदर है, कौन कौन, तो I1, I2 एंड I3। और जैसा आप ट्रेस कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग कौन सा डायरेक्शन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इनसाइड। आउटसाइड क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मतलब देखो I1 और I3 पॉजिटिव, I2 क्या होगा, नेगेटिव। मतलब ध्यान से देखो, I1 आप प्लस I3 आपका पॉजिटिव होगा और I2 क्या होगा, नेगेटिव। ये भी है एक फॉर्म किसका, एम्पियर सर्किटल लॉ का। तो आप देख पा रहे होगे कि आई इनक्लोज पूरा मैंने निकाल लिया और उसके साथ क्या हो गया, ये बी डॉट डीएल, इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल टू इतना, यही है, ठीक है। ऐसे लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, तो प्लीज लिख लीजिए। हाँ जी बालक लोग, बात क्या कर रहे थे तुम लोग, अभी थोड़ी कर हम कर कहाँ रहे थे। अगर तुम कर रहे थे तभी ना तुमको कहे हैं, और भी थे लेकिन तुम भी थे। हम ही को देख लिया था 5 दिन। हाँ, इसीलिए तुम्हारे पास आए। बाकी तो ठीक है, तो तुम कर रहे थे ना। यस सर। क्यों, वो कल आए नहीं तो पूछ रहे थे क्या क्या पढ़ाई। अच्छा कौन सा टॉपिक पूछे कुछ नहीं सर। हैं, कुछो नहीं। ये भी नहीं आता। किसको मूर्ख बना रहे थे, खुद को मूर्ख बना रहे थे, बेवकूफ पता लग नहीं रहा है। है सर। पढ़ो, हंसते रहता है और पढ़ने से मतलब करो, लिखो। अरे पढ़ेगा तो अपना ही फायदा, हम अपने लिए बोल रहे हैं, हमको क्या है, हैं? एक चीज बताइए, हमें तो आता ही है ना, आपको सीखना है। सर इसमें कोई बात नहीं, अलग हो जाएगा ना। हाँ आंसर अलग हो जाएगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लोगे, देखो बी डॉट डी एल, एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो बताओ किधर का डायरेक्शन जाएगा, बाहर का। तो बताओ कौन सा करंट पॉजिटिव होगा, I2, और I3 और I1 में क्या लग जाएगा, नेगेटिव। बिल्कुल सही है आपका बात। क्वेश्चन आया तो उसमें कौन इधर से करना है, क्लॉकवाइज करना है। नहीं नहीं, वो देखिए बताते हैं आपको, क्वेश्चन जो आएगा ना तो आपको पता एकदम डायरेक्शन मेंशन करेगा कि ये लेना है, ठीक है ना। आपको हम दोनों डायरेक्शन के लिए बता दिए, ओके। हो गया बाबू, जल्दी से लिखिए। आप किसी, देखो किसी और ये इससे भी आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कलर से, जाके ताकि आपको समझ आए कि डीएल सर कैसा लिए है, ठीक है। ये है, हो गया, चलिए।
तो आगे है बाबू क्या आपका, तो वो है तुम्हारा सोलिनॉइड। ठीक है, सोलिनॉइड। देखो स्पेलिंग लिख रहे हैं, सोलिनॉइड। ठीक है, तो ये काम करते हैं, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, लेकिन उससे पहले जो एक छोटा सा टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सोलिनॉइड एक बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो देखो तो लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स on a moving charge in external magnetic field। ठीक है, ये आपका टॉपिक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग फील्ड का लगभग पोर्शन खत्म कर लिया है और फोर्स की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो पहला टॉपिक फोर्स का आया है। ठीक है ना, याद है बताए थे पहला क्लास में क्या कि पहले फील्ड पढ़ेंगे फिर फोर्स। कुछ टीचर क्या है फोर्स पहले पढ़ा लेते हैं फिर फील्ड पढ़ाते हैं, अपना अपना तरीका है। ठीक है, सिलेबस में दोनों है। तो फील्ड में अभी भी बचा हुआ है सोलिनॉइड। ठीक है, जो अभी बड़ा टॉपिक था तो उसको नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा है, इसको देख लेते हैं बाबू। देखो प्लीज समझना, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, पहले से कोई फील्ड है। ठीक है, और उसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल को कैसा कर दिया है, मूविंग, मतलब कि उसको चला दिया है, स्थिर नहीं रखा हुआ है, स्टेशनरी कंडीशन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी वो रुका हुआ रहेगा ना तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर स्थिर भी चार्ज है तो क्या लगता है, एक फोर्स लगता है उस पर ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में अगर रुकी हुई स्टेशनरी चार्ज है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ये बात को याद रखिए, हमेशा क्या होगा, मूविंग होगा तभी फोर्स लगेगा। ठीक है, क्यों, कारण बताओ, कारण कुछ समझ आता है, नहीं समझिए। मूविंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, बोलो, करंट। क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। अब बेटा ध्यान से समझना, अगर मूविंग चार्ज है और करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो करंट का ही ये चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, करंट का कौन सा इफेक्ट पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। तो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से प्रेजेंट था, उसमें एक चार्ज को चला दिया तो करंट प्रोड्यूस करा दिया, करंट ने फिर क्या प्रोड्यूस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब आपको पता है कि दो चुंबक आसपास में आते हैं तो क्या उन एक दूसरे पे क्या इंटरेक्शन होता है या नहीं होता है, दो मैग्नेट के बीच होता है ना, क्यों, क्योंकि दो फील्ड होते हैं, दोनों मैग्नेट का अपना अपना फील्ड होता है। वैसे ही यहाँ पे मूविंग चार्ज का एक फील्ड होगा, एक पहले से फील्ड है जिसमें आपने इसको डाला है, दो फील्ड के बीच इंटरेक्शन लगेगा और ड्यू टू द इंटरेक्शन उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है और उसी फोर्स का कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं? तो बेटा ध्यान से देखना, सुनना क्या कह रहा हूं। देखो जैसे एक प्लेन सरफेस है, देखो ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, एक प्लेन सरफेस है, इसमें मैंने क्या करा, ध्यान से देखना है, इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स है, ये वाई, और एक हो गया तुम्हारा जेड, ये हो गया जेड। देखना एक्स डायरेक्शन में मैं क्या ले रहा हूं, एक और एक आपको दूसरा कलर हम ले लेते हैं। देखो एक्स डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है, वेक्टर बी, ठीक है, बी है उसका मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मतलब स्ट्रेंथ उस फील्ड का आपका वेक्टर बी है, ठीक है। इसमें आपने एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से चला दिया है जो कि एट एन एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना से जा रहा है, थीटा। समझ आया हो तो ठीक है, नहीं समझ आया तो आप समझो क्या है। देखो एक सरफेस है, देखो सरफेस है, इसमें क्या किया है देखना ध्यान से बाबू, x है,
ये क्या है y और ये कौन सा एक्सिस है z। प्लीज समझो, सब समझ आता है, x y और ये z। प्लीज समझो। यहां देखो, जैसे कि मान लो कि ये एक वाल है ना, एक वाल ये है, ठीक है, और एक नीचे वाला सरफेस है फर्श, ये समझो, चलो ना, ये बोर्ड, ये स्टेज ही है, ठीक है, बोर्ड नहीं स्टेज है। अब देखो वो कॉर्नर है ना, वहां से देखना, कॉर्नर है, कॉर्नर होगा, तो अब देखो ये नीचे वाला सरफेस को इस सरफेस को मिलाने वाली एक लाइन जा रही है, दिख रहा है ना। और ये वाला मान लो वाल ऐसा ही रहता है, ये पूरा वाल है, मान लो ऐसा है, तो इस वाल को और नीचे वाला सरफेस को, फर्श को मिलाने वाली भी एक लाइन होगी, ठीक है। ऐसे ही इस वाल को और इस वाल को मिलाने वाली भी एक लाइन दिख रही है। अब सुनना, सब कुछ समझ आता है, मैथमेटिक्स आपका बेहतर है तो फिजिक्स अपने आप बेहतर होता है। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला कौन सा एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि देखो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इसके अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में, देखो सॉरी एक्स जेड प्लेन में, देखो ये जेड एक्सिस है, अरे ये ऐसा बनाया जाता है, जेड एक्सिस होता कैसा है, ऐसा बाहर की तरफ। हम 3 डायमेंशनल को किस में बना रहे हैं, 2 डायमेंशनल में, ठीक है, दैट्स वाई जेड एक्सिस ऐसा बनाया जाता है। तो ये कौन सा है, देखो ये जेड एक्सिस है, तो एक्स जेड प्लेन में ऐसे ही फील हो जाएगा, देखो एक्स और ये जेड, ये प्लेन कहलाया एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने लिखा है, दिख रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और देखो इसके साथ थीटा एंगल बनाते हुए एक वेलोसिटी दे दिया चार्ज पार्टिकल को। मान लेते हो चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, क्यू, कितना है, क्यू, समझ आ रहा है। तो देखो ये चार्ज पार्टिकल ऐसा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एंगल दोनों के बीच कैसा है, थीटा, और ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड, इधर बढ़ा दो तो नेगेटिव जेड, इधर बढ़ा दो तो नेगेटिव वाई, इधर बढ़ा दो तो नेगेटिव एक्स, सब दिखता है, समझ में आ रहा है। अब देखो एक्स की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज को आपने वेलोसिटी दिया इस तरफ, ठीक है, और जेड एक्सिस इधर है, सब समझ आ रहा है, ठीक है। ये वाई एक्सिस सब है, मतलब एक्स जेड प्लेन में आपने दौरा दिया है चार्ज को एट द एंगल कितना, थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और मैग्नेटिक फील्ड के साथ, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, समझ आया। अब जो है इस ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल चलने के वजह से, किस वेलोसिटी के साथ आपने उसको चलाया है, v वेलोसिटी के साथ चलने के वजह से ये क्या प्रोड्यूस करता जाएगा, करंट। करंट के वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। एक फील्ड पहले से, दोनों फील्ड के बीच क्या होगा, इंटरेक्शन, और एक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। दैट फोर्स शुड बी कैलकुलेटेड बाय अस, हमें निकालना चाहिए वही, समझ में आ रहा है, या वी हैव टू फाइंड आउट दैट फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को हमको निकालना है। अब सुनना ध्यान से, वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स 3 बातों पे डिपेंड करता है। पहला सुनना, क्या चीज, पहला चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि वो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, चार्ज पे, क्यू के मैग्नीट्यूड पे। क्यों, तो सर आप बताएंगे ना, हाँ बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखो आई इक्वल टू क्या होता है बाबू, क्यू अपॉन में टी, सर बता पढ़ाए होंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, समझ में है। तो एक ध्यान से समझो, तुम चार्ज के चलने से क्या प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस हुआ ना, और वो करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाला मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा है, इंटरेक्शन। तो समझना ध्यान से, अगर तुम चार्ज बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, समझ आया। दूसरा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, जितना तेज दौड़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, वेलोसिटी, और जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, करंट, और करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, इंटरैक्टिव फोर्स भी ज्यादा मिलेगा। मतलब क्या दिखा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, ठीक है। एक और है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्यों सर
साइन थीटा क्यों? क्योंकि हम जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि फील्ड जो एक्सटर्नल था, जैसे अभी किस डायरेक्शन में फील्ड लिए हुए हैं, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फील्ड लिए हुए हैं, तो उस डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल को हम दौड़ाते हैं तो बताओ वेलोसिटी और फील्ड के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? जीरो। और इसी डायरेक्शन में दोनों चला तो इसका एंगल क्या हो गया? जीरो। तो देखा गया कि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फिर देखा गया कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा दो तो बताओ फील्ड और v के बीच में एंगल कितना बन गया? 180। तब भी देखा गया कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जब उसको 90 डिग्री पे दौड़ाया गया, जैसे फील्ड इधर है, देखो चार्ज पार्टिकल को ऐसा दौड़ाया जाए या ऐसा दौड़ाया जाए या ऐसा दौड़ाया जाए, जब 90 डिग्री के एंगल के साथ दौड़ाया गया तो देखा गया कि उस पर फोर्स लगना, मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, शुरू हो गया। तो इसीलिए कोई भी वेलोसिटी का, जैसे इस वेलोसिटी का ध्यान से देखना, वेलोसिटी का इसके अलोंग का कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बोलो, v cos थीटा। इधर देखा जेड इधर नहीं है, ये है, तो जेड के इस एक्स जेड प्लेन में है ना ये, तो बताओ इसका इधर देखना मेरे हाथ को, ये है चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो बताओ इसका थीटा है इसके साथ एंगल, तो ये क्या बन गया? v cos थीटा। और इसके साथ कितना बन जाएगा? v sin थीटा। तो मैं भले ही यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेकिन है ये यहां, समझ रहा है? तो ये कौन सा कंपोनेंट होगा बेटा? v sin थीटा। और sin थीटा ही तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, अभी बताया ना। तो इसलिए f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? sin थीटा के। अब तीनों को समराइज करो तो क्या मिलेगा? बोलो, QV, ठीक है। एक और चीज, एक चीज छूट रहा है, F जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज बताओ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका जितना वैल्यू, मतलब उसका स्ट्रेंथ जितना ज्यादा तुम बढ़ा के रखोगे उतना अच्छा इंटरेक्शन होगा। तो ये तो प्रतीत ही हो रहा है, ठीक है। इन चारों पे डिपेंड करता है। तो एक साथ करोगे तो क्या लिखोगे? QVB sin थीटा, मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द QVB sin थीटा, ठीक है। अब बताओ, दो वेक्टर यहां पे आपको दिख रहे हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा? चार्ज। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर। तो किसी दो वेक्टर को अगर जैसे ए वेक्टर ए बी साइन थीटा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, तो क्या होता है बताओ तो इन दोनों के बीच? ए क्रॉस बी, इसी का ना मैग्नीट्यूड ए होता है। तो यह ध्यान से रखना, यहां से अगर इक्वलिटी का साइन लाओगे तो QVB साइन थीटा, और इन SI यूनिट सिस्टम, चलो यहां पर हम लिख देते हैं कांस्टेंट भी एक के डाल देते हैं, ठीक है। इन SI यूनिट सिस्टम, सुनना, SI यूनिट सिस्टम के की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर। कितनी होती है? 1 के बराबर। तो अब यहां से देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा क्या कि F इक्वल टू के को 1 रखो तो बस बच जाएगा QVB साइन थीटा। जो अभी मैंने बताया है, ये दोनों बताया ना अभी, क्या हो जाएगा? V क्रॉस B। देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और डायरेक्शन वाइज फोर्स आपका ये हो जाएगा। समझ आया? प्लीज पहले अभी समझ लो, इधर देखो, फिर एक बार में लिख लेना। देखो मैंने क्या कहा, सुनना एक बार बस रिकैप। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? एक्स था, ये वाई था, ये देखो एक्स वाई और ये जेड। एक्स में क्या था? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसका स्ट्रेंथ कितना था? वेक्टर बी, ठीक है। सुनना, एक्स वाई एक्स जेड प्लेन ये हो गया, एक्स वाई प्लेन क्या हो जाएगा? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स वाई प्लेन ये जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस, तो एक्स जेड प्लेन है। इस एक्स जेड प्लेन में कितने वेलोसिटी किसने चार्ज को दौड़ाए? v के साथ। एंगल कितना? थीटा, ठीक है। सुनना, तो हमने ये बोला कि चार्ज अगर चलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? करंट। करंट जब रहता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच के क्या होगा? इंटरेक्शन, जिसके वजह से उस पर क्या लगेगा? एक मैग्नेटिक फोर्स। उस फोर्स का कैलकुलेशन हमको करना था, वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि वो 4 बातों पे डिपेंड करता है। पहला किस पे? चार्ज पे। दूसरा किस पे? बी पे। तीसरा किस पे? भी पे। और चौथा किस पे? साइन थीटा पे, ठीक है। इन चारों को समराइज करा तो ये आया। फिर एक जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं कि इक्वलिटी के साइन से कांस्टेंट गुना हो जाता है। ये कांस्टेंट की वैल्यू ऐसा यूनिट सिस्टम में यहाँ पर कितना आती है?
1 बाय द एक्सपेरिमेंट। तो इस 1 को डाले तो हमारा कितना आ गया बोलो, क्यू भी साइन थीटा। और एक्चुअली में ये क्या है, क्यू अगर ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, v क्रॉस b। और f पर भी क्या चढ़ जाएगा, वेक्टर। यहां छूट रहा था, जब वेक्टर इसको बनाए तो यहां भी क्या चढ़ जाएगा, वेक्टर। अब सुनो, ये b ये v, ठीक है। और तुम्हें क्या करना है बताओ, v क्रॉस b। बताओ, मैंने बताया v क्रॉस b करने का तरीका। पहला वेक्टर पे इसको रखना है या इसको रखना है, ठीक है। तो याद करो, हमें हमारा b इधर है, जेड एक्सिस इधर है, तो v इधर है। v क्रॉस b करना, v पे रखना है। ऐसा रखोगे या तो ऐसा, लेकिन ऐसा रखना है कि हमारा दूसरे वेक्टर की तरफ क्या मिल रहा है, हथेली मिल रहा है, तो ऐसा रखेंगे। अब देखो, ऐसा रखने के बाद v क्रॉस b, मोड़ो v से किसकी तरफ चलोगे, b की तरफ। b ऐसा है ना, b इधर है ना, v क्रॉस b किधर गया, अपवर्ड डायरेक्शन। समझ आया। तो याद रखना, जो फोर्स लगेगा वो v और b वेक्टर जिस प्लेन में होगा ना, उसका क्या होगा, वो परपेंडिकुलर। किस प्लेन में है, xz प्लेन में। b और v वेक्टर किस प्लेन में है, xz प्लेन में। अब फोर्स किधर लग रहा है, y में। समझ आया। तो xz प्लेन का y एक्सिस क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ आया। पहले भी बता चुका हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा जिस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो वेक्टर जिस प्लेन में पाया जाएगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन, या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। अच्छा, यहीं पे देखो, ये था बी वेक्टर, यही चार्ज पार्टिकल को ऐसा दोहरा देते हैं, ऐसा। बताओ, अभी ये जेड एक्सिस था, ये निगेटिव जेड हो गया, लेकिन है तो एक्स जेड प्लेन ही ना। अब बताओ, यहां पर करते भी क्रॉस बी, तो किधर जाता है, नीचे। अभी भी इस प्लेन का क्या है, परपेंडिकुलर, लेकिन भले ही डाउनवर्ड है। ये वाला कौन सा है, अपवर्ड है, लेकिन है तो परपेंडिकुलर ही। समझ आ गया। तो अब देखो प्लीज, एक चीज बस लास्ट, क्या चीज, कि इस बार ये जो हमारा फोर्स आया, अब बताओ एक्सजेड प्लेन का क्या है, मतलब अलोंग द वाई एक्सिस आया, तो ये अपना बन गया क्या, मैग्नेटिक फोर्स। तो फाइनली ये टॉपिक होता है खत्म, आप लिख लें हमारी तरफ से। बहुत ही ब्रॉडली मैंने आपको समझाया है, और कृपया इसको जाके रिवाइज करना आप। हाँ, समझ आया, समझ आया है, समझ आया है कुछ हद तक भी। बढ़िया से, बढ़िया से, बहुत बढ़िया। तो इधर देखिए, आप लोग उतार लेना, ठीक है। तो फिर इस सब को रिवाइज करके आना है, नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, ओके। तो सोलिनॉइड जो एक टॉपिक लिखे थे वो पढ़ के आइएगा, नेक्स्ट डे वहां से करेंगे, ठीक है।
तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पढ़ाई करते रहें, और क्या है। चलिए।